नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में यूपीसीएल और इसी के साथ ही यूजेवीएनएल और पिटफुल ऊर्जा विभाग के एमडी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बताया कि बिजली की कमी को दूर करने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सीएम ने बिजली कमी को लेकर बातचीत की और बिजली कमी को देखते हुए भारत सरकार से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मांग करने को कहा है। बैठक में इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में निवेश करने आ रहे हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बिजली की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और इसी के साथ ही यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि निवेशकों के मांग के मद्देनजर 6.6% अर्थात 200 मेगावाट प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी। ये पूरी तन्मयता से लोग लगे। प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको अच्छी सुचारू रूप से बिजली मिले और 24/7 क्वालिटी बिजली मिले। उसके लिए अपनी तरफ से सारे अधिकारी कर्मचारी 100% अपना योगदान दें। पहला तो ये। दूसरा, चूंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की डेफिसिट है, उस डेफिसिट को कवर करने के लिए भारत सरकार से पत्र लिखा जाए कि 600 मेगावाट या 500 मेगावाट आरटीसी राउंड द क्लॉक बिजली उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि यहाँ के उपभोक्ताओं को रोस्टिंग का सामना न करना पड़े। दूसरा, बिजली चोरी को लेकर भी बातचीत हुई होगी और जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको किस तरह की सुविधा दी जाए, इसको लेकर बात उसकी प्लानिंग की गई कि इन्वेस्टर्स को जो सुविधाएं हैं वो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट पे दिया जाए, यानी एक जगह अप्लाई करे और उसको सारी स्वीकृतियां उसको एट ए प्लेस मिले। दूसरी चीज ये हुआ है कि इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनके हिसाब से जितनी भी विद्युत की आपूर्ति की आवश्यकता है उसके हिसाब से कार्य योजना बनाई जाए और उस कार्य योजना के हिसाब से। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर मैट बिछाकर धरना देने वाले बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के 12 घंटे के भीतर ही बदल गए। मंत्री उनियाल का इस्तीफा मांगने वाले विधायक के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। अब उनका कहना है कि परिवार में झगड़ा होता है, गुस्से में कुछ बातें हो जाती हैं। अब दोनों ने माफी मांग ली है। बताया जा रहा है कि पार्टी की फटकार के बाद विधायक दुर्गेश्वर लाल के सुर जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। गौर हो कि बीते रोज यानी कि 2 जनवरी को पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच में तीखी बहस हो गई थी। विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना था कि वो यानी कि गोविंद पशु विहार और अपर यमुना टॉन्स वन विभाग में कार्यरत डीएफओ दफ्ती को हटाने की मांग को लेकर मंत्री के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि डीएफओ लगातार जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास कार्यों में अड़ंगा लगा रहे हैं। ऐसे में उन्हें हटाकर कहीं और अटैच कर दिया जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मौके पर ही प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक को बुलाया, साथ ही मामले का संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए। मंत्री उनियाल का आरोप था कि विधायक दुर्गेश्वर लाल ने आदेश की कॉपी फाड़ दी थी, जिससे कि मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया। इसी बीच विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी मंत्री पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी क्षेत्र की अनदेखी करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गुस्से में तमतमाए विधायक दुर्गेश्वर लाल मंत्री के आवास के बाहर निकले और धरने पर बैठ गए थे। देखिए, ऐसा है कि एक मेरे क्षेत्र की एक जटिल समस्या थी। तो डीएफओ है जो उनकी तो रवैया ठीक नहीं है, पब्लिक उनसे परेशान है और चीज़ों को लेके मैं माने मंत्री जी से मिला तो हो सकता है उनके समझ में प्रकरण नहीं आ पाया सही से, और चीज़ों को लेके मैंने कहा भाई कुछ लोग जो है जनता का प्रेशर था, तमाम चीज़ों को लेके उन चीज़ों को लेके मैं उनसे वार्ता करी। अब प्रकरण थोड़ा गंभीर सा हो गया तो उसके बाद जो मैंने देखिए, विधायक को अपने क्षेत्र की समस्या के लिए संघर्ष करना उसका नैतिक अधिकार है। इसको हम पार्टी के दृष्टि से देखते नहीं हैं। मंत्री विधायक का अपना कार्य क्षेत्र होता है। विधायक अपनी समस्या के लिए मंत्री वहाँ जाता है, धरना भी करता है, प्रदर्शन भी करता है, समाधान उससे निकलते हैं। लेकिन विषय अभी पार्टी के सामने संज्ञान लेंगे, चर्चा में आया, जानकारी में आया तो उसका संज्ञान लेंगे, बातचीत करेंगे, स्थिति की निर्माण होगी। देखिए, विधायक को अपने क्षेत्र की समस्या
खबर देहरादून से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में बीजेपी नजर आ रही है और कल देहरादून में इसे लेकर बैठक की जाएगी। बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक होगी और 7 जनवरी को रणनीति को लेकर आयोजन भी किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे और इसी के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत सभी पूर्व सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा की 5 सीटों को जीतने के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ ही 75% मतों के साथ 5 सीट जीतने पर मंथन भी किया जाएगा। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और 1950 के मूल निवास अधिकार को लागू करने की मांग को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायकों की ही इस मामले में अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का कहना है कि अगर प्रदेश के हित के लिए जरूरी है तो इसके लिए नियम बनाना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि जब राज्य का गठन ही साल 2000 के बाद हुआ तो 1950 के मूल निवास को कैसे माना जाए। वहीं कांग्रेस नेता तिलक राज जो है उनका कहना है कि इस विषय को लेकर यूकेडी और अन्य संगठन की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन वो अपने आंदोलन को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनको क्या करना है। सभी नेताओं को भी इस विषय में एक साथ बैठकर फैसला लेना चाहिए। देखिए, इस समय पहाड़ भूमाफियों से त्रस्त है और एक सुनियोजित तरीके से लोगों की ज़मीनें घेरी जा रही हैं और उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो हमारा कानून है उसके बारे में दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए और जो उसका एक मध्य मार्ग निकालना चाहिए, ताकि जो है हमारे जो विशेषकर जो पर्वतीय मूल के लोग हैं उनके अधिकार हक हकूक जो है प्रभावित न हो पाए। आपको याद होगा उसने पहले 3 पीढ़ी कहा गया, फिर 40 साल से दिखाओ कागज ये है वो। अंत में बहुत विचार मंथन के बाद विधानसभा में बहुत बहस हुई और अंत में उस समय की सरकार ने एक रास्ता निकाला कि जब राज्य 2000 में बना है तो हमें मानते हैं कि इस राज्य का स्थायी निवासी वही है जो राज्य बनने के 15 साल पहले से यहाँ से रह रहा हो। यानी 1985 कट ऑफ डेट बनाई गई और ये मानकर बनाई गई कि राज्य जब 2000 में बना है तो उसके बाद जो आ रहा है वो हो सकता है किसी लालच में आ रहा हो या यहाँ बसने आ रहा हो, लेकिन राज्य बनने के पहले जो यहाँ रह रहा है वही यहाँ का स्थायी निवासी है। और स्थायी निवासी के मामले पर पहाड़ से लेके भावर से लेके तराई तक सब लोगों ने उसे माना और उससे उसी अनुसार व्यवस्था चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग राजनीतिक रूप से अपना महत्व खो चुके हैं इस राज्य में और जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, जिन्होंने राज्य बनाने का आंदोलन का भी कहते हैं कि हमने श्रेय ले लिया, लेकिन जनता ने कभी उनको यहाँ से मैंडेट नहीं दिया, ना तराई में दिया, ना मैदानों में दिया, ना भावर में दिया, ना पहाड़ में दिया। उसी टाइप के जो दल हैं यूकेडी जैसे, जो महत्वहीन है, जिनका कोई वो नहीं है, वो लोग इस तरह के मुद्दे खड़ा करके मुद्दे तलाश रहे हैं। देखिए, भू कानून में पहले भी अभी पिछले दिनों मैंने अपनी बात कही थी। भू कानून एक उत्तराखंड का ऐसा है जो राज्य बनने से पहले से लेकर अब तक वो जिंदा है। कारण नहीं समझ में आ रहा। राज्य बन गया, राज्य बनने से पहले बाद शासनादेश लागू हो गया, चाहे स्थायी प्रमाण पत्र के हो, या जाति प्रमाण पत्र के हो, या जमीनों को लेकर हो। और जो विधेयक पास हुआ, पुनर्गठन विधेयक, राज्य जब बना, उसके अंदर भी व्यवस्था दी गई कि जो उत्तर प्रदेश के कानून हैं वही यहाँ पर लागू होंगे, वही अडॉप्ट किए गए। अब भू कानून जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, मैंने उनसे भी मांग की है, कम से कम इसका ब्यौरा तो लाओ, क्या है आपका, क्या है भू कानून। वो तो मोटे मोटे 1950 की बात करते हैं। अब हम लोग तो वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग 1950 के से पहले के निवासी हैं या उसके बाद आए। बहुत सारे लोगों को बाद में ज़मीनें मिली है, 50 के बाद वहाँ पर हमारे जंगल काट कर लोगों को खेती की ज़मीनें मिली। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में 4 करोड़ 90 लाख रुपए के खो नहर के पुनरुद्धार के लिए भूमि पूजन किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि खो नदी से लगी हुई खो नहर के जीर्णोद्धार के लिए सिंचाई विभाग ने 4 करोड़ 91 लाख रुपए एस्टिमेट बनाया था। उसके लिए पैसे भी आ गए हैं और इस कार्यक्रम के भूमि पूजन में हम पहुंच रहे हैं। मेरा लगातार प्रयास है कि कोटद्वार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। उसी कड़ी में खो नदी का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है।
75 लाख के करीबन एस्टिमेट बना था और वो फंड आज आया है। और इस कार्यक्रम के भूमि पूजन में हम यहाँ पहुँचे हैं और यही प्रयास है कि जिस तरह की कठिनाइयाँ कोटद्वार में लोगों को हैं, उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को दूर करें और धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन पर हम कार्य करें। और उसी की कड़ी में ये एक काज है जहां हमको नदी की जो बाई नहर है उसमें उसका जीर्णोद्धार 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टी इसे 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति बताते हुए गंभीर आरोप लगा रही है। इसकी चिंगारी अब उत्तराखंड में भी जल चुकी है। बीजेपी इसे निजी एजेंडा ना बताते हुए देश की जनता से बीजेपी सरकार का वादा पूरा करने की बात कह रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता को ध्रुवीकरण करने का हमेशा से रहा है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते, किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो इसको लेकर के मैं समझता हूं विपक्ष को किस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। ये तो भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा रहा है कि जब देश में और प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो उस समय वो ध्रुवीकरण का रास्ता अख्तियार करने का काम करते हैं। सरकार के पास ये कहने के लिए नहीं है कि 5 वर्षों में केंद्र की सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, इसलिए आज फिर से ध्रुवीकरण के रास्ते पर जो है सरकार चल रही है और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए सुखद नहीं है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में प्रदेश सरकार इस समय 2 बड़े काम करने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें एक राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनको क्षैतिज आरक्षण और दूसरा यूसीसी। इन दोनों ही विषयों को लेकर ही प्रदेश सरकार जल्दी विशेष सत्र बुला सकती है। वहीं इस बात की पुष्टि खुद बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने भी की है। उन्होंने कहा है कि जल्दी विशेष सत्र बुलाया जाएगा, फिर चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या फिर राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण देने का मामला हो, इन दोनों को लेकर जल्दी विशेष सत्र बुलाया जाएगा। देखिए, ऐसा है, विशेष सत्र आएगा। ये सत्र आपका उत्तराखंड आंदोलनकारियों क्षैतिज आरक्षण को लेकर भी आएगा और ये यूसीसी को लेकर भी आएगा, क्योंकि रूटीन सत्र में नहीं होगा, इसके लिए विशेष सत्र ही बुलाना पड़ेगा। और हम लोग सहमत है इससे, सरकार सहमत है, माननीय अध्यक्षा जी से बात हुई है, तो जल्दी ही जनवरी फरवरी के माह में दोनों मुद्दे हमारे शॉर्ट। कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। उत्तराखंड में भी 2 मरीज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आपको जानकारी दे दें कि सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि उत्तराखंड में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। शासन की तरफ से सभी जिलों के जिलाधिकारी और सीएमओ को दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि व्यवस्थाओं पर हम लोग बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की जो अभी की स्थिति है वो पूरे तरीके से नियंत्रण में है। देखिए, कोविड के संबंध में मेरे द्वारा सभी डीएम्स और सीएमओस के साथ वीसी की जा चुकी है और इंस्ट्रक्शंस हमने रिले किए हैं और सबको सतर्क होने के लिए अवगत किया है और स्थिति पे हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं और स्थिति अभी फिलहाल। खानपुर विधायक उमेश कुमार की लक्सर तहसील सभागार में एसडीएम और तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड और यूपी के बीच पिछले कुछ वर्षों से जारी सीमा विवाद और अन्य गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। खानपुर विधायक के मुताबिक इस बैठक के दौरान उत्तराखंड और यूपी के सीमा विवाद और उनके लिए गंभीर और भी ये पहले से ही गंभीर चल रहा था और ये पहला मुद्दा रहा है और लक्सर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण हिस्सों में इसके कारण तनाव बना रहता है। हैं। सबसे पहला जो गंभीर मुद्दा है वो सीमा विवाद है कि जिस तरह रोज हमारे सीमा पर, उत्तराखंड की सीमा पर जो हमारे गांव है, चाहे शेरपुर बेला हो, चाहे पाशापुर हो, चंदपुरी के गांव जो है, हमारा खुर्द और बांगड़ दोनों का कहीं ना कहीं वहाँ एक सीमा विवाद को लेकर अक्सर उत्तर प्रदेश के साथ तनातनी बनी रहती है हमारे और उनके किसानों के बीच में। उसके संबंध में ये तय हुआ है कि सर्वे ऑफ इंडिया से 1951 का
लक्सर तहसील परिसर के सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हरिद्वार के एसडीएम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सुनवाई की। आपको जानकारी दे दें कि एडीएम पीएल शाह के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने करीब 80 शिकायतें प्रस्तुत की थी, जिनमें से कुछ सामान्य शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। इनमें से अधिकांश शिकायतें चकबंदी विभाग और आपदा से जुड़े लंबित मुआवजे को लेकर पाई गई, जिसका शीघ्र निस्तारण होगा। संबंधित हमारे खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं जा रहा है, पानी की लाइन भी खिंचवाई जाएगी और पैमाइश से संबंधित शिकायतें आई। कई जो है विधवा पेंशन और वृद्ध अवस्था पेंशन न मिलने से संबंधित शिकायतें आई। कई विकास खंड स्तर की शिकायतें आई कि कुछ योजनाएं हैं जिन पे ये कहा गया कि अभी धरातल पे काम शुरू हो गया है, उसका पेमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से लगभग जो है विभिन्न विभागों की मिली जुली शिकायतें आई और उसमें जो खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की के भगवानपुर में लंबे समय से धरने पर बैठे राष्ट्रीय समाज सेवा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद्र ने अन्न त्याग कर सरकार को एक बड़ी चुनौती दे डाली है। दरअसल पिछले कई सालों से मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ रहे बालचंद्र एक बार फिर से मजदूरों की मांगों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बालचंद्र ने मनरेगा को किसानों की खेती से जोड़ने की मांग पूरी नहीं होने पर नए साल में अन्न त्यागने की घोषणा की है और तब तक अन्न न खाने की बात कही है जब तक मनरेगा के कार्य को किसानों की खेती से जोड़ा नहीं जाता। ये मेरी मांग पूरी कर, और अन्न त्यागने से भी अगर मेरी मांग सरकार नहीं पूरा करेगी ना तो भाई साहब मैं आमरण अनशन भी करूंगा। अगर इससे भी सरकार नहीं माननी तो मैं ही अपने पर आग लगाकर जल कर मर जाऊंगा। अगर मांग पूरी करवा कर जाऊंगा, छोड़ता नहीं। किसानों को तो सबसे बड़ा एक फायदा होगा, ये जो गेहूं की कटाई है ये मनरेगा से होगी, पैसे सरकार देगी। और लक्सर तहसील परिसर के गेट पर जनहित दिव्यांग समिति ने आपको पता चले कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दिव्यांग संगठन प्रभारी सुंदर गौतम के नेतृत्व में कई दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाई। दरअसल जनहित दिव्यांग सेवा समिति रुड़की और भगवानपुर में भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अपनी मांगों के मुताबिक दिव्यांगों ने उत्तराखंड में कुछ वर्षों पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनके हक में आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया।